बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 3 ख़बरें बहुत बड़ी हैं। एक तो फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे बाद बोले हैं, क्या बोले हैं इस पर आपको हैरत होगी। दूसरा, शेख रशीद ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इस अनाउंसमेंट के पीछे असल ख़बर है, वो मैं आपको बताऊँगा। और इमरान खान साहब के घर में, उनके बेडरूम में जासूसी की कोशिश की गई है। किस तरीके से ये गेम हो रहा है और वो कौन है जो इमरान खान साहब की जासूसी करना चाहता है, ये चीज़ें हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने एक नई हिकमत अमली, एक नया प्लान सामने रख दिया है। वो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे का इरादा कर चुके हैं, जबकि सेम टाइम में वो पूरे पाकिस्तान में भी जलसे करेंगे। ये जलसा जो है वो अब जुलाई में होगा और जुलाई के महीने में एक नया मोमेंटम बनेगा जो अगस्त तक चलेगा। अगस्त में मौसम तब्दील हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बड़ी होने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले फजलुर रहमान साहब, बड़ी खबर। मौलाना फजलुर रहमान साहब लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं। इससे पहले वो बातचीत नहीं कर रहे थे, उम्रे पर भी चले गए थे, खामोशी छाई हुई थी। वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे, उनसे वादे भी किए गए थे कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन वो सदर पाकिस्तान नहीं बन पाए या उनको कोई और अहम ओहदा भी नहीं मिला। उनके बेटे को एक वजारत मिली है जो पहले मुराद सईद के पास थी, और उनका बेटा उस वजारत को एंजॉय कर रहा है। यानी शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया, जरदारी साहब ने अपने बेटे को वज़ीर खारजा लगा दिया, और फजलुर रहमान साहब ने अपने बेटे को अच्छी जो दिहाड़ी वाली बड़ी वजारत है मवासलात, उसका वज़ीर लगा दिया। तो लंबे अरसे के बाद फजलुर रहमान साहब वापस आए। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद फजलुर रहमान साहब उस मामले पे बात करने आए हैं जो उनकी अपनी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। JUIF के सीनियर रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर कि उनकी इसराइली सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई है और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ पाकिस्तान में मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का एक इल्ज़ाम मौलाना फजलुर रहमान साहब पे लगा, जिन्होंने हमेशा मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। जो हमेशा मज़हब की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर नफ़रत की सियासत की है। वो हमेशा ये कहते रहे अमेरिका, इसराइल, यहूदी, और इस तरह के लफ्ज़ों को उन्होंने, उनका एजेंट, ये अल्फाज उन्होंने तवातर के साथ इस्तेमाल किए हैं अपने सियासी मुखालिफिन के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। लेकिन फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुक्मरानी आ गई तो उनके हमने कदमों में बैठे हुए भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दोबारा जब मंजर आम पे आए तो इमरान खान की गर्दान लेकर आए। यानी आज भी इमरान खान उनके आसाब पे उतना ही सवार है। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा हाथ से निकल गया है। जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब तगड़े हुआ करते थे, वो पूरा सूबा उनके हाथ से स्लिप हो रहा है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, आपके खिलाफ आलमी साजिश नहीं हुई, बल्कि फजलुर रहमान ने साजिश करके तुमको गिराया है। यानी हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आलमी साजिश के बयानिए से जान छुड़ाने के लिए, जो पूरी कौम मानती है, सब मानते हैं कि अमेरिका ने साजिश की थी, लोकल मीर जाफर और मीर सादिक उसके अंदर शामिल थे, और उन्होंने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया। पैसा भी इस्तेमाल हुआ, ताकत भी इस्तेमाल हुई, ताल्लुक भी इस्तेमाल हुआ, लालच भी इस्तेमाल हुई, और हर चीज़ को इस्तेमाल किया गया, डराया भी गया लोगों को। तो इसमें आलमी साजिश के बयानिए से जान छुड़ाने के लिए, ये कहने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा आदमी, बारिश आदमी, एक मजहबी सियासी रहनुमा है, वो शख्स ये कहने के लिए तैयार हो गया कि मैं साजिशी हूँ, मैंने साजिश की है। अब साजिशी होना या साजिश करना तो एक बहुत बुरी बात है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी अपने ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने ले लिया है। जैसा कि थोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो की पार्टी ने लिया था, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब, आपके खिलाफ साजिश अमेरिका में नहीं, बिलावल हाउस में हुई है। तो अमेरिका को बचाने के लिए या अपने माई बाप को बचाने के लिए या अपने माई बाप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि पाकिस्तानी हमारे माई बाप को या अमेरिका को बुरा ना समझें, ये सियासतदान इस हद तक गिर सकते हैं कि अपने ऊपर साजिश का इल्ज़ाम ले रहे हैं। हालांकि हर आदमी इससे जान छुड़ाता है कि मैंने साजिश नहीं की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये साजिश अपने गले डाल ली कि मैंने साजिश की है, अमेरिका ने नहीं की है। ये तो आ गई आपके सामने एक चीज़। मुझे लगता था कि इसराइली सफ़ीर के मामले पे मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे, लेकिन उस पर मेरे सामने कोई बात नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और बात की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इंक्वायरी होती है, यानी न्यूट्रल्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, न्यूट्रल्स फंस गए। उनको ये लगता था कि इमरान खान साहब को निकालने के बाद सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर होगा जिसको वो नाराज़ कर लेंगे। फिर उनको लगता था पब्लिक उनसे कभी नाराज़ नहीं होगी।
फिर उन्हें लगता था कि इतनी सारी जो 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी हमारे हक में आ जाएंगी, लेकिन अब तो वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी अगर आप दबे लफ्ज़ों में अब आप बातचीत सुने तो पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब की जमात या इनके लीडर्स वो ये बात करना शुरू हो गए हैं कि हम तो फंस गए, हमें फंसा दिया गया है, हमें तो मुल्क का कहकर ये किया गया। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए पर आएंगे कि हमें बाकायदा फंसाया गया था। फजलुर रहमान ने कहा कि यानी न्यूट्रल को एक तरह से उन्होंने ऐसे ब्लैकमेल किया कि ये अगर कमीशन बनेगा भी तो इस बात के ऊपर बनेगा कि इमरान खान को लाने वाले और कौम पर मुसल्लत करने वाला कौन था, वो कौन सी कुव्वत थी। ये पहले इल्ज़ाम लगाते रहे हैं पाक फौज के ऊपर या कौमी सलामती के इदारों के ऊपर कि यही लेकर आए इमरान खान साहब को और सेलेक्टेड कह के या सेलेक्टर कह के उनको मुखातिब किया करते थे। तो अब न्यूट्रल्स जो है वो एक नया नाम आया हुआ है मार्केट में, तो उनको ये लगता था कि शायद इमरान खान ही अकेला उन पर तनकीद करेगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने भी अब जो है वो एक तीर चला दिया है। शेख रशीद का स्टेटमेंट है कि जुलाई में इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। याद रखिए, जुलाई में इस हुकूमत का खात्मा हो जाना है, यही सबको लगता है, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे और नए आर्मी चीफ की तैनाती जो 29 नवंबर को होने जा रही है वो ये इंपोर्टेड सरकार के हाथों नहीं होगी, जो एक अहम तरीन फैसला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, एक अहम तरीन फैसला है पाकिस्तान की सियासत का मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन इदारों का ताल्लुक सियासत के साथ भी होता है और सियासतदान ही लगाते हैं आर्मी चीफ को। तो इसमें इतने अहम फैसले को जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता इंपोर्टेड सरकार के ऊपर। पब्लिक भी शायद ऐसा ही सोचती है, आम आदमी भी यही सोचता है। तो ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि नवंबर में एक नई हुकूमत होगी जो आकर ये अहम तैनाती करेगी। अब इसमें जो PDM की सरकार है वो इसमें एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रही है। PMLN तो कम से कम मान चुकी है, बाकी जमातें अभी नहीं मान रही। PMLN इसलिए हर बात मान रही है क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि बहुत बुरी शिकस्त है इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी को उतनी बुरी शिकस्त नज़र नहीं आ रही और बाकी जमातों को भी उतनी बुरी शिकस्त नज़र नहीं आ रही। तो PMLN ने आइडिया दिया है कि क्यों ना ये जो मामला है कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म करता है, इसको ख़त्म ही कर दें। यानी ये इंपोर्टेड सरकार ने आर्मी चीफ लगाया ही नहीं, ये तैनाती हमने की ही नहीं। एक काम करते हैं कि आर्मी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं आइन में तरमीम के साथ और एक ऐसा कानून पास कर देते हैं जिसमें आर्मी जाने और उनका आर्मी चीफ जाने, वो अपना एक मैकेनिज्म बना लें और उसके अंदर वो अपना आर्मी चीफ खुद ही तैनात कर दिया करें हर 3 साल के बाद, बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल वजीर आज़म जो है या एक वजीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो एक आर्मी चीफ तैनात करे। अब इस हद तक ये पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें PMLN के अंदर भी डिवाइड है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड है कि ये वजीर आज़म का इस्तेहकाक है और सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर होते हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान पूरे का रखवाला होता है और उसके अंडर में इदारे काम करते हैं, लिहाजा वजीर आज़म पाकिस्तान के बाद ये इख्तियार रहना चाहिए। बहरहाल ये आइडिया जिसने भी दिया, ख्वाजा आसिफ को बड़ा तगड़ा आइडिया दिया है कि आप इंपोर्टेड सरकार को अगर अगले साल तक ले जाना चाहते हैं तो आर्मी चीफ की तैनाती को खुदकार सिस्टम में डाल दें ताकि आर्मी की कंट्रोवर्सी जो है इस मामले की, इस तैनाती की, ये ख़त्म हो जाए। बहरहाल जो भी है वहाँ क्या होता है, अगर तो इलेक्शन करवा देते हैं अक्टूबर में या नवंबर के आगाज़ में भी चलें तो जुलाई में हुकूमत ख़त्म करनी पड़ेगी, मैक्सिमम जुलाई के एंड तक, इससे आगे फिर मामला जा नहीं सकता। लेकिन अगर ये हुकूमत ख़त्म नहीं की जाती तो याद रखिएगा इमरान खान साहब वो जलता हुआ टायर इन सब के गले में डाल देंगे कि इनको मुसीबत पड़ जाएगी। इस वक्त उन्होंने तहरीक रोकने की कुछ वजूहात हैं। एक, जो तहरीक का मोमेंटम है वो लगातार ऊपर की जानिब जा रहा है। 2, लोगों की थॉट्स में ज़्यादा क्लैरिटी आती जा रही है। 3, इंपोर्टेड सरकार की नाअहली, नकम्मापन और उनकी गलत पॉलिसियां और बढ़ती हुई महंगाई ये लोगों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है और लोगों को समझ आ रही है कि इनके पल्ले कुछ नहीं था, इनके पल्ले कुछ नहीं था, इनका कोई तजर्बा नहीं था, इन्होंने पाकिस्तान को डब्बो के रख दिया है, गरीब आदमी की जिंदगी अजाब में डाल दी है। चौथी चीज जो इमरान खान साहब के दिमाग में है वो मौसम का फैक्टर भी है। पंजाब में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी जुलाई के महीने से कम होना शुरू हो जाती है, तो अगस्त में एक शानदार तहरीक चल सकती है। अगर तो जुलाई में ये हुकूमत ख़त्म ना हुई तो अगस्त में इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे और उसका आगाज़ उन्होंने अभी कर दिया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा ज़रा मैं आपको ये सुना देता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस मरतबा जब कौम बाहर निकलेगी
तो मामला बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। लोग तंग आए हुए हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान हैं, गुर्बत के हाथों परेशान है, महंगाई के हाथों परेशान है, और ये महंगाई जुलाई के महीने में कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो जुलाई और अगस्त के महीने में जो लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा महंगाई का और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, शहबाज शरीफ किसी किस्म का रिलीफ दे नहीं पाएंगे, और जब रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम उठ जाएगी, और अभी से उन्होंने उसका मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। अब इदारों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस इंपोर्टेड सरकार को एल्फी के साथ जोड़कर रखते हैं या अपनी एल्फी निकाल देते हैं, ताकि ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं। और उसमें जो सबसे बड़ा टेस्ट केस है वो 17 जुलाई का है। 17 जुलाई को पंजाब में 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर तो न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल बंद हो जाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम गलत चीज़ों का नोटिस लेते हुए ठीक तरीके से इलेक्शन करवा देती है और इलेक्शन वाले दिन की धांधली को कंट्रोल किया जाता है, तो याद रखिए कि उन 20 में से 2 नशिस्तों पर भी जीतना पीएमएलएन के लिए तकरीबन नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोटों को तो लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो लोग उसको वोट कैसे डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक बड़ा इम्तिहान है, अगर वो यही कर दें तो इसी से हालात काफ़ी हद तक तब्दील हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा है और एक बहुत बड़ी दावत दी है पाकिस्तानियों को, वो दावत मैं आपको बताता हूं। सुपर टैक्स के ऊपर पहले उन्होंने बात किया कि जो कारपोरेट सेक्टर पर 40% टैक्स हो जाएगा, इसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाएगी, मजदूरों को इंडस्ट्री निकालना शुरू कर देगी, बेरोजगारी हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, किसानों को डीजल की महंगाई का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और पहले जो है वो सैलरी लेने वालों को 1 लाख तक छूट दी गई थी, अब 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले का टैक्स दुगना कर दिया गया है। हमारी हुकूमत ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन इस तरह के जुल्म तो उन्होंने नहीं किए थे। हमारी हुकूमत में जो लोग टैक्स दे रहे थे इन पर बोझ नहीं डाला। 4 करोड़ 30 लाख घराने जो टैक्स नहीं दे रहे थे उनको टैक्स नेट में शामिल किया गया। ये है कारनामा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में टैक्स को ऐसे नहीं बढ़ाया कि लोगों के ऊपर नए नए टैक्स लगा दिए या टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। उन्होंने किया ये कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे उनको टैक्स के नेट के अंदर लाए, और 4 करोड़ 30 लाख लोग मजीद टैक्स के अंदर आए हैं और उनको टैक्स नेट में शामिल किया गया। और तनख्वाहदार तबके का इस मरतबा भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा आम आदमी का माशी कत्ल हो रहा है, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमतें यहाँ पर नहीं रुकेंगी और मजीद बढ़ाएंगे। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर भी एक तरह की महंगाई है, और हमारी हुकूमत ने इंडस्ट्री के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला था। इकनॉमिक सर्वे में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारी हुकूमत की हर तरह से तारीफ की जा रही है। डॉलर जो है 212 तक इन्होंने पहुंचा दिया है, और हमने कोरोना के बावजूद बेहतर काम किया था, लेकिन इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। मीडिया हमारे दौर में बहुत शोर करता था, इमरान खान साहब ने कहा महंगाई का, बात ही नहीं करता। और नैब के कवानीन के ऊपर उन्होंने बात की कि हमने उसको चैलेंज कर दिया है अदालत में, और इमरान खान साहब ने वाकई उसको चैलेंज किया है अपने वकला के ज़रिए से। और अब देखना यह है कि अदालत जो मुल्ज़िमान ने या मुजरिमान ने अपने आप को एनआरओ दिया है, मुल्ज़िमान और मुजरिमान ने अपने आप को जो खुद एनआरओ दिया है हुकूमत बनाकर 2 नंबर तरीके से, अदालत उसके रास्ते में बंद बांधती है या नहीं बांधती, ये एक बड़ा सवाल है। यानी चोर और डाकू खुद अपना कानून बनाए तो ये कैसे हो सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल को भी बताया था सारा कुछ कि कौन कौन कितनी कितनी चोरी किया, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया एहतजाज का, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो एक बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा अगले हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग परेड ग्राउंड में शिरकत करेंगे। हफ्ते की रात को बाकी शहरों पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर जगहों पर शहरियों को कहता हूं कि पुरअमन एहतजाज करें, मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें। ये इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को दावत दे दी है। अब मोमेंटम बनेगा दोबारा मौसम ठीक होने तक। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के पास जिन्होंने ये गंदा खेल खेला है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, आम आदमी को परेशान करके रख दिया है, चलती हुई इकोनॉमी को और चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब उनके पास आखिरी मौका है कि वो इस लड़ाई को तूल देने की बजाय इस लड़ाई को ख़त्म करें और मुल्क को एक नए इलेक्शंस दें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। अब आ रहे हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की जासूसी की कोशिश की गई है। देखिए, इसका शक तो कई लोगों पे जा सकता है। यहाँ एक खातून है जो सरेआम कहती फिरती है कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मेरे पास फ़लाँ की ऑडियो है, फ़लाँ की ऑडियो है, बड़े बड़े लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। और वो ये भी कहती है कि वीडियोज़ जो हैं वो कभी भी पुरानी नहीं होती, तो ये तो फैसला किया जाता है कि कब उनको निकालना है।
एक खातून ऐसी हैं जिनको बहुत शौक है ऑडियो और वीडियो इकट्ठी करने का, गो कि उनकी अपनी एक वीडियो आजकल मार्केट में निकलने वाली है। मैंने तो वो देखी हुई है बहरहाल, कि तकिए के नीचे मोबाइल रख के ऊपर बैठ जाना और फिर उसके बाद लोगों को धमकियां लगाना। वो मैंने देखी हुई वीडियो, देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिरौनियत असल में कहते किसको है, कि आप इक़्तिदार में भी ना हो, आप गिरफ्तार हो करप्शन में, उसके बावजूद फिरौनियत किसे कहते हैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इमरान खान साहब की जो जासूसी है उसकी एक नाकाम कोशिश की गई है, और वो कौन था ये भी सवाल पैदा होता है कि जिसने इमरान खान के मुलाजिम को खरीदने की कोशिश की या खरीदा। मुलाजमीन को खरीद कर जासूसी की कोशिश की गई। बनी गाला में मौजूद एक मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। इमरान खान के कमरे में जासूसी डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। एक मुलाजिम जो इमरान खान साहब के कमरे की सफाई सुथराई करता है, और इस मुलाजिम को सिक्योरिटी टीम को पता चला कि ये मुलाजिम कोई सिक्योरिटी जासूसी की डिवाइस है जो इमरान खान साहब के कमरे में लगाना चाहता है। और इस मनसूबे से जब सिक्योरिटी टीम को आगाह किया गया तो उस मुलाजिम को उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इंक्वायरी की और पुलिस के हवाले कर दिया। कमरे की सफाई करने वाला मुलाजिम जो है उसको बाकायदा ट्रैप किया गया था। उसको कहा गया था कि आपका कारोबार सेट करवा देंगे, और फिर उसको कहा गया कि बहुत सारे पैसे भी उसको बार बार दिए गए, और इसके बदले में जासूसी की जो डिवाइस है वो इमरान खान साहब के कमरे में और जहां जहां ज़रूरत थी वहां पे उससे लगवानी थी। फिर शहबाज गिल ने एक और बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को दफ्तरों में बुलाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है, हमारे लोगों को अपने दफ्तरों में बुलाकर धमकाया जाता है। अब आप जानते हैं कि कौन लोग धमकाते हैं इस तरीके से, ये शर्मनाक हरकतें हैं। पकड़े जाने वाले मुलाजिम ने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं जो तहरीक इंसाफ कह रही है अभी हमने नहीं बतानी, लेकिन उसने क्या क्या काम किए हैं ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इसके पीछे कौन था, वो कौन था जो इमरान खान की जासूसी करना चाह रहा था, ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।